बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुकानें वीरान हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अफ़वाह के बाज़ार गरम। बहुत सी अफ़वाहें कश्मीर में पिछले 10-15 रोज़ से चल रही हैं कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसी पे बात करने के लिए आज हमने इस डिबेट में दावत दी है 3 बहुत ही जाने-माने चेहरे। सबसे पहले हमारे साउथ कश्मीर के बिज़नेस लीडर इफ्तिखार मिसगर साहब, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बिज़नेस लीडर भी हैं और साउथ कश्मीर की वॉइस इन्हें कहा जाता है। नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ नॉर्थ कश्मीर की वॉइस डीडीसी मेंबर और बहुत ही मशहूर लॉयर और टीवी पैनलिस्ट इरफान हफीज लोन साहब, और सेंट्रल कश्मीर से इफरा जान, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेस हैं टीवी डिबेट्स पे, एक्टिविस्ट भी हैं, कोविड 19 के रिलेटेड एसओएस का भी बहुत काम कर रही हैं। आप तीनों का खैर मकदम है। आप लोग तीनों भी जानते हैं कि पिछले 10-15 रोज से बहुत ज्यादा खबरें भी आ रही हैं, सिर्फ अफवाहें नहीं, अब तो खबरें भी हैं कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के मुतालिक होने वाला है। अब कुछ बातें जो अभी तक मार्केट में आई हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, वो थोड़ी-सी हम बात करें। देखिए, बहुत सी अफवाहें हैं। सबसे पहली अफवाह तो ये थी कि जम्मू और कश्मीर का पार्टीशन किया जाएगा। मैं बाइफरकेशन लफ्ज़ नहीं कहता, मैं पार्टीशन लफ्ज़ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का पार्टीशन किया जाएगा, जम्मू अलग बनेगा, कश्मीर अलग बनेगा। उसके बाद एक दूसरी अफवाह चली, क्योंकि व्हाट्सएप पे बाज़ाब्ता इन पे एक खबरें बन के सर्कुलेट हो रही हैं। दूसरी जो ऐसी एक अफवाह थी, वो ये थी कि नहीं जी, जम्मू तो अलग पार्टीशन होके जम्मू अलग होगा, लेकिन जम्मू स्टेट बनेगा, उसको स्टेटहुड देंगे और कश्मीर जो है वो वैसा ही रहेगा। अभी एक और ऐसी बड़ी अफवाह जो आई है, वो ये है जी कि कश्मीर का नाम ही चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी सारी, मुझे लगता है कि जो कोई भी इस वक़्त बैठा हुआ है ना बेकार, वो बस दिमाग में कुछ कुछ ना कुछ उसके पक रहा है और वो कुछ ना कुछ लिख के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देता है जी, कश्मीर के बारे में क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं लगता है, जिनकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। लेकिन अब लोगों के ज़हन में खदशा क्यों है? लोगों के ज़हन में खदशा इसलिए कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 का भी सरकार ने फैसला किया, तो उस टाइम जो हमारे तब के हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तब भी कहा था कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी गया, 370 भी गया, 35A भी गया, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी गया, कश्मीर का झंडा भी, कश्मीर का स्पेशल होना भी गया। तो बहुत सी चीजें तब से हुई हैं। अब इसी में सबसे पहले हम आज बात करेंगे एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब से। इरफान हफीज लोन साहब, आप मुझे बताइए, आपने तो डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा, अब तो आप एक डीडीसी मेंबर भी हैं माशाल्लाह। क्या होने वाला है अब कश्मीर में? क्या है इनमें से सच्चाई, किस चीज की है और आप किस चीज के साथ हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या आपसे सरकार की बात हुई है इस मामले में? क्या करने वाली है सरकार? देखिए माजिद साहब, मैं यही कहूंगा कि जो अनसर्टेनिटी है और जो वायलेंस यहाँ पर है, जो साइकिल ऑफ वायलेंस, ब्लड बाथ है, इट्स एन दैट इज हॉलमार्क ऑफ कश्मीर। हम सब लोग जानते हैं कि अनसर्टेनिटी हम कहीं बहुत समय से देख रहे हैं। तो आपको खुद भी मालूम है कि जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, तो तब यहाँ के जो राज्यपाल थे, जो केंद्र को यहाँ रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने तो जब ऐसी तरीके से अफवाहबाजी थी, तो उन्होंने तो बहुत, जब वो लोगों से मिले, प्रेस से और कुछ यहाँ के राजनीतिक लोगों से, तो उन्होंने तो बिल्कुल कहा कि ये सिर्फ र्यूमर है, कुछ होने नहीं जा रहा है। और नेक्स्ट वेरी डे आपने देखा कुछ दिन के बाद ही किस तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ ब्लॉक की गई और ये कहा गया कि यहाँ पर जो अफवाहबाजी है कि शायद हमारे यात्रा भाइयों पे हमला होने जा रहा है, तो सुरक्षा इसलिए बढ़ाई जा रही है, कुछ इनपुट है सरकार के पास। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से कर्फ्यू में डाल के यहाँ के जितने भी राजनीतिक लोग थे, कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे, ट्रेड लीडर से, सबको बंद किया गया और यहाँ पर उन्होंने भारत सरकार ने 5 अगस्त का फैसला ले लिया। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। कल आपने देखा सोपोर में किस तरीके से क्या वाक़ा हुआ, बदनसीबी है कि वेरी अनफॉर्चुनेट वी लॉस्ट 5 प्रेशियस लाइव्स। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है, आप यहाँ पर कोई भी ऐसा ये नहीं है कि इरफान साहब, आपको आपने किस आपने मेरे सवाल, इरफान साहब बेहद भी माफ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप पहुंच गए किसको पकड़ा किसको नहीं पकड़ा। आप तो खुद 4 अगस्त को तो आप बॉम्बे में थे, मेरे पास तो एविडेंस है, आप तो बॉम्बे में थे 4 अगस्त को। आप जी। मुझे बताइए अभी क्या होने वाला है? आपने तो डीडीसी का ये संभाला है, बेड़ा संभाला है, होने क्या वाला है? देखिए माजिद साहब, मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि ये एक कन्फ्लिक्ट है यहाँ पर, आप सब वाखबर है यहाँ पर क्या है ग्राउंड रियलिटीज। मुझे याद है जब 4 अगस्त हम आपके साथ थे मुंबई में,
तो मैं आपके साथ आर्ग्यू करता था, एक रीजनेबल रीजंस देता था कि भारत सरकार ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी। कश्मीर में डिसअफेक्शन है, एलिनेशन है, भारत सरकार कैन नॉट अफोर्ड सच ए डिसीजन। मैं अभी भी, आप मुझे हमेशा याद दिलाते कि आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो लेकिन हुआ, सरकार ने किया। उसी कारण, उन्हीं रीजंस की वजह से मैं आज सिनिकल हूं, स्केप्टिकल हूं कि अगर कोई कहता है कि भारत सरकार कोई निर्णय लेने जा रही है, तो जहां तक डीडीसी की बात है, तो ये तो बड़ी बड़ी लेवल पे डिसीजंस होते हैं, तो यहाँ की सरकार को भी कभी इस पे पता नहीं, एतबार में नहीं लिया जाता है। मैं आपसे माजिद साहब लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले वो भारत सरकार जो एक गैर जमहूरी और गैर आईनी होगा। लेकिन आपसे मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि जो 5 अगस्त का डिसीजन था, उसके बाद भारत सरकार के पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है वो हमसे छीन सकते हैं। उन्होंने जो लूटना था, जो मंगल सिंह की तरह उन्होंने जो हमें डाका डाला, वो डाका डाल चुके हैं। वो मेरे पास जो झंडा था, आईन था, हमारे पास जो स्टेट सब्जेक्ट लॉज थे, जो भी हमारे पास था, 35A था, 370 था, स्टेटहुड थी, सब छीन लिया उन्होंने। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो 35A था, दैट वाज द सोल ऑफ, हम जिसे स्पेशल स्टेटस कहते हैं, कि जो यहाँ की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे कोई बाहर का नहीं आ सकता है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ये मतलब ये महसूस किया गया था कि कल कोई भी जा सकता है कोर्ट में कि अगर माजिद साहब कहीं पर भी हिंदुस्तान की किसी भी राज्य में जमीन खरीद सकते हैं, बाहर का यहां नहीं खरीदेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और इसको चैलेंज करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ इट इज ए डिस्क्रिमिनेटरी। तो उसे प्रोटेक्शन उस लॉ को देने के लिए कि यहाँ का बाहर का जमीन यहाँ नहीं खरीदेगा, 35A वही कहता था कि जो यहाँ पर लैंड के हवाले से प्रोटेक्शन मिलेगी, जॉब के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, एजुकेशन, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आप सुनिए मेरी बात, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। आप अपने उसी एजेंडा पे जा रहे हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप धारा 370 वापस लाना चाहते हैं। जो आप वो सियासत कर रहे हैं वो आप वापस गरमा रहे हैं यहाँ पे। आप कैसे, आप क्या बोल रहे हैं? आप एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट है, रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द 4th एस्टेट, आप क्या बात ये कर रहे हैं? क्या ये हम नहीं कह सकते हैं? आपको नहीं लगता ये डाका था? आपको नहीं लगता ये गैर जमहूरी, गैर आईनी था? जबकि आर्टिकल 3 हिंदुस्तान का कहता है कि एक ऐसा स्टेट को, जिससे झारखंड और तेलंगाना में कहीं सालों डिबेट चला, और आईन कहता था कि ओपिनियन मांगे, हमारा तो कॉन्फ्रेंस था। क्या किया इन्होंने? स्टेट के टुकड़े किए और खुद ही वो असेंबली बने। यहाँ पर असेंबली भी नहीं थी। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? आपको मिर्ची क्यों लगती है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मुझे मिर्ची क्यों लगती है। वो फैसला गैर आईनी था या कि नहीं था, लेकिन अब 370-35A वापस आने वाला नहीं है। आप लोग ये सियासत छोड़ दीजिए। अब मैं पहले आपके पास वापस आऊंगा, आपका जवाब लेने। अरे भाई, क्या आप क्या बात कर रहे हैं? ये हमने पिटिशंस की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो एंटरटेन की है कि ये मेंटेनेबल है। आप कोई सेसेशन वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के दायरे में रिलीफ मांग रहे हैं, हिंदुस्तान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? प्री जज कर सकते हैं, अंडरमाइन कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। आप एक काम कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिलहाल धरना दीजिए कि आपकी पिटीशन वहां पे हेयरिंग क्यों नहीं हो रही है। दिस इज वेरी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ऑन योर बिहाफ एंड इट डजंट बिहो यू। We treat you as a very responsible member of the 4th estate. आप क्या बात कर रहे हैं? हमारा ये अधिकार है, चाहे मिले वापस या ना मिले, लेकिन जो हमारे साथ ज्यादती हुई है हम तो ये कह सकते हैं। और हम कौन सी एंटी नेशनल बात कर रहे हैं? हम तो संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। अच्छा, देखेंगे, अभी हम आपसे फिर से संविधान पे इंशाल्लाह बात करेंगे। इफ्तिखार मिसगर साहब, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? कुछ अफवाहें ये भी हैं कि साउथ कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू प्रोविंस के साथ जाएंगी। क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है? थोड़ा क्लियर कट बात कीजिएगा, टू द पॉइंट बात कीजिएगा। देखिए माजिद साहब, जहां तक रूमर्स की बात है, मैं इसी डिबेट पे रहूंगा। मैं बाय बाय बारने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुनने का मत रखिएगा। एक ट्रस्ट डेफिसिट है आफ्टर अगस्त 5। एक ट्रस्ट डेफिसिट तो था बहुत पहले से, जब हुकूमतें यहाँ पे गिरती थी, ओवरनाइट हुकूमतें गिरती थी, पॉलिटिकल चेंजेस होती थी कश्मीर में, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत सालों से चलता आया। लेकिन 5 अगस्त के बाद जो खला पैदा हुआ, दिल्ली की सरकार जो डिस्पेंसेशन में है, जो उन्होंने
फैसला उस टाइम दिया उस सूरत में जबकि सारे कश्मीरी क्या पूरे मुल्क के लोगों के आंखों पर पट्टी बांध के वो फैसला लिया गया। तो ये अ, वही वही ट्रस्ट डेफिसिट है जो आज हमें हर एक कश्मीरी को, इवन दो जम्मू के बाशिंदों को ये सोचने पे बिल्कुल कोई कोताही नहीं होती है कि सरकार कभी भी कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर के लिए ले सकती है। जहां तक आज ये रूमर्स की बात है, मुझे तो खैर कोई जानकारी नहीं है। जैसे आप सुनते हैं वैसे ही मैं भी सुनता हूँ, जैसे हर एक कश्मीरी सुनता है कि ये होने वाला है वो होने वाला है, वैसे हम भी सुन रहे हैं। लेकिन जहां तक जब 370 एब्रोगेट किया गया तो चंद लोगों का एजेंडा, 70 या 80 लोगों का एजेंडा था ये पहले दिन से कि जम्मू कश्मीर में 370 हटना चाहिए। वो एजेंडा लेके एक पर्टिकुलर पार्टी ने वो एजेंडा थमा लिया और हटा दिया। वो उनके साथ 1970 लोगों के साथ एक और संस्था जुड़ गई, एक और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई जिसको हम पनन कशीर बोलते हैं। आपकी कश्मीरियों की कहीं पे से नहीं है आज की डेट में, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो सरकार डिस्पेंसेशन में है, इन्होंने ऑन बोर्ड हर समय पे उन्हीं लोगों को लिया जो कश्मीरियों के खिलाफ बोलने में कोई भी कोताही नहीं छोड़ देता है। तो उनका नजरिया कश्मीरियों के परसेप्शन में बैठा है कि शायद कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेके, डिलिमिटेशन को ट्रैक बना के कहीं जो कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है मुल्क में, जो शायद इस सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो शायद सरकार के बाकी फेलियर से, जैसे कोविड में सरकार का फेलियर हुआ, जैसे इकोनॉमी को बैलेंस करने में सरकार का फेलियर हमें दिखने को मिले, तो वो डिफेंस करने के लिए आज यूपी में इस सरकार की साख वैसी नहीं है जैसे पहले थी। आज जहां पे इनका वोट बैंक परसेंटेज था वो बहुत ही डाउन आ गया है, क्योंकि लोग परेशान हैं, मुल्क के हर एक बाशिंदा परेशान है। उसको दिफा करने के लिए सरकार ने पहले दिन से यही तय तय करके रखा है कि मुझे या तो दूसरे मुल्क का नाम लेके लोगों का वो वही पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करना है, या कश्मीर को लिटमस पेपर बना के अपने सियासी जो ये होते हैं, सियासी लस्ट जो होती है, पावर लस्ट, उसको कहीं ना कहीं अपने पाए तकमील तक ले जाना चाहते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि इस सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रहे। उस सूरत हाल में शायद कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का नाजायज फायदा उठा के, अभी इरफान साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास अब रहा ही क्या, रहा तो सच में कुछ भी नहीं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है। अगर हमें डिवाइड किया गया, हमें अब अगर रीजनल डिवीजन हो गया, पहले लद्दाख को अलग कर दिया, अब अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन भी हो जाता है, हमें बेसहारा कर देंगे ये लोग, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये डेफिसिट और बढ़ जाएगा। हमारा जो रिश्ता अपने मुल्क के साथ है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने एक बात करी, मेरे ख्याल से बहुत ही जेन्युइन बात करी उन्होंने। अगर दिग्विजय सिंह ने कोई भी हिंदुस्तानी से अगर आप पूछेंगे आम हिंदुस्तानी से, तो वो बिल्कुल बताता है कि नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उससे कितना बवाल मच गया। लेकिन जब हमारे जख्मों की बात आती है तो कोई बात नहीं करता है, सारे पर्देदारी रखते हैं। इस सिलसिले में मुझे सबसे लास्ट एक पॉइंट रखूंगा। मुझे आप जब आपको आपका मैं शुक्रगुजार हूं, आपने ये डिबेट आज पस मंजर में लाया और इस पे बात करनी चाहिए, आपने चाहे हमें आपने लाया यहाँ पे, हम किस हद तक लोगों के कानों तक ये बात पहुंचाए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे खदशा है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स खाली रिट्रीट पे लगे हुए हैं। वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, यहाँ पे कोविड का वो चाहिए, वहां पे ये चाहिए। बदकिस्मती आलम है कि वो लोग दे आर डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट, और वो इस बात पे बात नहीं कर रहे हैं। वो गवर्नर महोदय से नहीं कहते या वो होम मिनिस्टर महोदय से नहीं कहते कि भाई साहब क्या होना है,
नहीं होने देंगे आज की डेट में हम। ये वो झंडा उठाने वाली ना उठाने वाली बात नहीं है, ये हमारी सालमियत का मसला है। और इस सालमियत में मुझे लग रहा है आपसे ज्यादा फिक्र होना चाहिए था उमर साहब का, महबूबा जी का। वो तो परसों मीटिंग कर दिए, वो मीटिंग क्यों की उन्होंने? क्योंकि इलेक्शन की तैयारी होने वाली, उनको लगा कि शायद मेरे ख्याल से वहां से वो बता देंगे इलेक्शन हो जाएगा तो हम भैया कहां सीट शेयरिंग करेंगे। लोगों को ये बिल्कुल समझना चाहिए कि हमारे साथ हिंदुस्तान के लोग हैं बेशक, लेकिन लीडरशिप, जहां तक लीडरशिप की बात है, कोई लीडर हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे हित में नहीं। बहुत खूब आपने इफ्तिखार मिसगर साहब बहुत ही अच्छी बात की, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। यही सवाल मैं इफ्रा जान के पास से जाऊंगा। इफ्रा जान, आप मुझे बताइए, पिछले 15-20 रोज से अफवाहों के बाजार ही सिर्फ गर्म नहीं है, बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर्स में खबरें आ रही हैं। पहली खबर डेक्कन हेराल्ड में सीनियर जर्नलिस्ट जुल्फिकार माजिद की खबर आई थी 7 जून को के हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, देयर आर रूमर्स फ्लाइंग थिक एंड फास्ट। यहाँ पे आप मुझे बताइए, आप एक इस वक्त एसओएस के साथ भी काम कर रही है, जहां पे बड़े बड़े लीडर, जिनका बिल्कुल उमर अब्दुल्ला साहब हर एक का गैस सिलेंडर रीट्वीट करते हैं, चने की दाल चाहिए रीट्वीट करते हैं, चिकन सूप चाहिए रीट्वीट करते हैं, वो दिन भर वो करते हैं। लेकिन कोई भी ये जो आपके कश्मीर के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, आप इनमें से किसी का भी नाम लीजिए, कोई भी ग्राउंड पे ये बात नहीं कर रहा कि हो क्या रहा है। और ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि एक सेम पार्टी का लीडर कश्मीर में पीएचईडी की मीटिंग करता है, उसी का दूसरा फैमिली मेंबर जाके दिल्ली में मीटिंग करता है सेम डे पर। मतलब ये कश्मीरी पॉलिटिशियन इस वक्त भी कौन सी सियासत चला रहे हैं, आप मुझे बताइए। और आपको आज बताना होगा, क्योंकि आप इन पॉलिटिशियंस को हमेशा डिफेंड करती हैं, तो आप बताइए क्या चल रहा है, कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं यहाँ पे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम माजिद हैदरी जी, और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से सलाम। आपके डिबेट पे जब मैं आती हूँ, मुझे अक्सर उन चैनल्स की याद आ जाती है जो मुझे कहते हैं बताइए इफ्रा जान ऑपोजिशन क्या कर रही है, बताइए ऑपोजिशन क्या कर रही है। मुझे लगता था कि हमारे देश में और एक डेमोक्रेसी में सवाल सरकार से किए जाते हैं, ना कि उन लोगों से जिनके पास कोई पावर नहीं होता, जिनको यूएपीए के तहत बंद कर सकते हैं, किसी भी तहत, जिनके घरों में बाहर ताले लगाए गए होते हैं, और जो जब भी बात करते हैं उन्हें उठा के किसी एक जेल में भर दिया जाता है, दूसरे जेल में भर दिया जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि सवाल इन लोगों से करते हैं, ना कि सवाल हम आपके उन सरकार से करते हैं जिस सरकार ने हमको इस हालत पे लाया है कि हमको आज ये नहीं पता, एक कश्मीरी होने के नाते मुझे आज ये नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे दूसरी नस्ल का फ्यूचर क्या होगा, हमारे डोगरा कम्युनिटी का फ्यूचर क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। मुझे बैठ के यहाँ पे मैं ट्विटर ओपन करती हूँ, फेसबुक ओपन करती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर ये सवाल आप किसी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए व्यक्ति से करेंगे, दिल्ली में बैठे हुए इंसान से करेंगे, बंगाल में बैठे हुए इंसान से करेंगे, उसको ज्यादा खबर होगी कि कश्मीरी मुंह के साथ क्या हो रहा है बनिस्बती एक कश्मीरी को। मुझे आप ये आपसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, हमारे बड़े लीडर्स में से कौन सा यूएपीए के अंदर बंद है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है, अपनी पार्टी का है, किस पार्टी का कोई लीडर यूएपीए में बंद है? क्या ममता बनर्जी ने नाखून चने चपाए भाजपा को? लीडर उसको बोलते हैं ममता बनर्जी। जो आप मुझे बोल लीजिए, ममता बनर्जी जो थी ना, उसके पास मेजॉरिटेरियन प्रिविलेज था। ममता बनर्जी का नाम महबूबा मुफ्ती नहीं था। जब आपका नाम महबूबा मुफ्ती हो जाता है ना, माजिद हैदरी हो जाता है, आप पे यूएपीए लगाना बहुत आसान हो जाता है। जब उमर खालिद हो जाता है, आप आराम से बंद हो सकते हैं। एक मेजॉरिटेरियन प्रिविलेज होता है जो कुछ लोगों के पास होता है और कुछ लोगों के पास नहीं होता है। आपको याद दिला दूं कि कुछ 1-2 महीने पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने एक तकरीर की थी कहीं पे, और उन पे उसी शाम यूएपीए लग गया था। तो आप ये मत कहिए कि किन पे यूएपीए लगा है। हम सब जानते हैं कि किसको बात करने दी जाती है, किसको बात करने नहीं दी जाती है। दूसरी बात, ये पहली बात, ये बात करना नहीं चाहते आप लोगों के सब इन सियासतदानों के ट्विटर हैंडल आजकल क्या बने हैं? एसओएस मैसेज एम्प्लीफाई करने की मशीन बनी हुई। तो क्या किसी की जान बचाना गुनाह है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, शरद पवार से किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, आप शरद पवार के लिए देखिए उद्धव ठाकरे किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाना जो होता है ना, वो बहुत बड़ा काम होता है। आप लोग आराम से यहाँ बैठे हैं,
सांस ले रहे हैं, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। जो वहां पे मरा हुआ रहा है ना, जिसको इस भाजपा की सरकार ने सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया है कि आत्मनिर्भर भारत अपना अपना देख लो, उसके घर जब ऑक्सीजन सिलेंडर उमर साहब या महबूबा मुफ्ती जी पहुंचाती हैं, उसको पता है उसका क्या होता है, उसके छोटे बच्चों को पता है उसका क्या होता है। नहीं इकरा, आप सियासत कर रही हैं, तो मुझे एक एग्जांपल बताइए जहां उमर साहब, आपको सच्चाई बोल रही हूँ, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। आप मुझे बोलना चाहते हैं कि हमारी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज और बीजेपी की पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है। ये सरासर बहुत ही डेंजरस प्रोपेगेंडा है जब आपके लोग कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि एनसीपीडीपी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, तो जाके उस गुज्जर महिला से बात कीजिए, उस गुज्जर औरत को बोलिए जिसको आज घरों से बाहर निकाला जा रहा है। आपने भी वो न्यूज शेयर की थी जहां पे लैंड से इनको निकाला जा रहा है, गुज्जर लोगों को। जाके आप उन लोगों से बोलिए, आज हमारी स्टेट जो है इसकी जमीन सेल पे लगा दी गई है। लद्दाख की जमीन तो सेल पे नहीं लगाई गई है ना। उन किसानों से बोलिए, उन लोगों से बोलिए जिनका आज अपना कल्चर खतरे में लग रहा है। आज KAS की जो एज है उसको कम कर दी गई है। उन KAS के लोगों से बोलिए कि बीजेपी और PDP एक जैसे हैं। अगर आप कहना चाहते हैं अभी हमारे बीच और दिल्ली के बीच यही पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं, अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी खत्म करना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता है कौन होगा, आपकी और हमारी बात कौन करेगा। इरफान साहब DDC कैंडिडेट है, इनको खुद नहीं पता है, ये खुद साफ साफ बोल रहे हैं मुझे नहीं पता कि क्या बोला गया है, क्या रूमर्स हैं। इन्होंने बाहर क्या बोला कि हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाई, हम लोगों ने ग्रास रूट स्टेक होल्डर्स को खड़ा किया। ये ग्रास रूट स्टेक होल्डर हमारे पास बैठे हुए हैं, किन हालातों में इन्होंने इलेक्शन लड़े होंगे हम सब समझते हैं। इन्होंने इनको भी नहीं बोला कि रूमर्स क्या है, कि आपकी स्टेट के साथ क्या हो रहा है। आपके, हम स्टेट नहीं है, हम 1,20,00,000 लोग हैं। 1,20,00,000 लोगों के साथ क्या होगा हम लोगों को कुछ नहीं पता। ये डेमोक्रेटिक कल्चर का ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है माजिद हैदरी? ये कहां से मुझे ट्रांसपेरेंसी का कल्चर। बताइए। नहीं आपने इतनी लंबी तकरीर की, आप मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, डॉक्टर फारूक साहब का नाम मैं इसलिए लूं, को बीमार है, उनका चेहरा भी सूजा हुआ लगता है, उनको मैं बीच में इसमें नहीं लाना चाहता, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। महबूबा मुफ्ती साहिबा, अल्ताफ बुखारी साहब, सज्जाद लोन साहब, 4 बड़े नाम मैंने आपको बताया क्या कर रहे हैं लोग। इस रूमर मॉन्गरिंग के लिए इन्हें कौन सा एक ठोस इकदाम उठाया, कोई ऐसा टेंजिबल एफर्ट दिखाया कि लोगों को फायदा मिले? सब अपनी अपनी सियासत गरमा रहे, मुझे कैसे फॉरवर्ड। आप अगर इनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप बता दीजिए मुझे। इनको नहीं आता, महबूबा जी को नहीं आता, वो तो अभी तक जेल में बंद थी। उमर अब्दुल्ला साहब जो थे, उन्होंने 80 साल के फारूक अब्दुल्ला साहब तक को जेल में बंद कर दिया। आपको लगता है कि 80 साल के फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर रहे? ठीक है, वो भी वैसे ही। आप बताइए, आप लीडर होते आप क्या करते? ठीक है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा साइड कुछ नहीं कर पा रहा है। आप बोलिए ना। आपके पास जवाब है नहीं, आपके पास जवाब है नहीं, क्योंकि आज नहीं, आपके पास जवाब है नहीं। मैंने आपको दिखा दिया कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं, और जो इस सवाल का जवाब है वो आप दे नहीं पाएंगे। आप बोल दीजिए ना, आप होते तो क्या करते? मैं कम से कम एक चीज करता, कश्मीरी कौम को धोखा नहीं देता, जैसा कि इन तमाम पॉलिटिशियंस ने हमेशा कश्मीरी कौम को धोखा दिया है, अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए। ये कभी गरीब इंसान की आवाज नहीं बने। अभी हाल ही में एक ऑफिसर की गलती से पियोन मरा SP कॉलेज का, और इनमें से किसी ने उसके लिए एक आंसू नहीं बहाया, क्योंकि इनको अपना मफाद चाहिए। वो कोई भी हो। 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। आपको उस पियोन के लिए तो बिल्कुल रोना आता है, लेकिन जब 370 की को वापस लाने की बात करते हैं, ताकि जो हजारों लाखों बेरोजगार हमारी स्टेट में बैठे हुए हैं, जिनके लिए ये लोग सुबह शाम गुहार लगा रहे हैं, आप उस टाइम आके कहते हैं चुप करो 370 वापस नहीं आ रहा है, इस बात को आगे मत बढ़ाओ। तो आप तो माजिद भाई रहने दीजिए प्लीज। हमें पता है कि हमारे लिए कौन बात कर रहा है, हमारे हकूक के लिए कौन बात कर रहा है, 370 के लिए कौन बात कर रहा है, हमारी जमीन के लिए कौन बात कर रहा है, हमारी नौकरियों के लिए कौन बात कर रहा है, और आप किसके लिए बात कर रहे हैं वो हम सब समझते हैं। मैडम अभी आपके पास वापस आएंगे। इरफान हफीज लोन साहब, आप बतौर लॉयर मुझे एक चीज कहिए, क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर का जो पार्टीशन की बात की जा रही है वो हो सकता है? क्योंकि मैं आपको अपना पहले ओपिनियन बता दूं, एज अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगता कि जम्मू और कश्मीर का पार्टीशन पॉसिबल है। उसकी एक खास वजह है, वो बीजेपी नहीं चाहेगी, RSS नहीं चाहेगी, कोई पार्टी नहीं चाहेगी।
क्योंकि उससे जो आपका कश्मीर नैरेटिव जो है, जो कश्मीर इशू का नैरेटिव है, वो आपका बॉयल डाउन हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा ऑन कश्मीर। क्योंकि जम्मू के थ्रू अभी तक एक बैलेंसिंग टैक्टिक्स चलती है कि हम इस मामले को डाइल्यूट करते हैं, लेकिन जब आप दोनों चीजों को अलग अलग कर देंगे तो आपका इशू बिल्कुल एक जगह फोकस हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी वैसा रिस्क लेगी, वैसा सुसाइड का सोचेगी, आरएसएस भी सोचेगी, कोई वैसा नहीं सोचेगा। ना यहाँ की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है, फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, कोई ऐसा नहीं सोचेगा, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बतौर वकील, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए माजिद साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 1953 में जब शेख साहब, रूमर चल रहा था कि शेख साहब को गिरफ्तार करेंगे, तो उन्होंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से पूछा क्या मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उनसे कहा गया कि लीगल एडवाइस उनको दी गई या ओपिनियन दी गई कि आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और सब्सिक्वेंटली उनको गिरफ्तार किया। तो उन्हीं लोगों से उन्हें जब पूछा तो जो हम कश्मीरी में कहते हैं, उन्होंने फिर लॉयर्स ने, एक्सपर्ट्स ने उनको कहा कानूनी तौर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुश-मुश में ये कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने, आप प्लीज इसी तरीके से अगर आप 5 अगस्त का फैसला देखेंगे माजिद साहब, ये बिल्कुल सिंपल है, आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई इवन अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन अंडरस्टैंड इट। कि आर्टिकल 3 जो हिंदुस्तान का है वो डील करता है कि स्टेट को अगर आपको बाउंड्री चेंज करनी हो, नाम बदलना हो, बाइफरकेट करना हो, यूटी बनाना हो, स्टेट बनाना हो, तो वो उसमें लिखा गया है कि आपको वहां की जो स्टेट की असेंबली है उसकी ओपिनियन चाहिए। और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक था, जब ये यहाँ एक्सटेंड हुआ था, इसको एक प्रोविजो लगाया गया था कि यहाँ की जम्मू कश्मीर जो है वहां का कंसेंट कंकरेंट चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के राज्यों के बारे में खाली ओपिनियन थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस, वहां ओपिनियन, और जम्मू कश्मीर के बारे में कंसेंट कंकरेंस। लेकिन जब 5 अगस्त का फैसला आप देखेंगे, यहां पर असेंबली नहीं थी, तो एक साइन को नॉन प्रीरिक्विजिट थी कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की उसमें कंसेंट चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने क्या किया, वो खुद ही जम्मू कश्मीर की असेंबली बने, कहा वहां प्रेसिडेंट्स रूल है तो इसलिए हम असेंबली बनते हैं। पहले रेजोल्यूशन ओपिनियन वो दे दी, कंसेंट दे दिया, और फिर से स्टेट का क्या हाल कर दिया वो आपको पता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आर्टिकल 3 था वो पार्लियामेंट उसमें सबस्टिट्यूट असेंबली का नहीं बन सकता था। तो लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि हमारे पास अब कुछ नहीं रहा माजिद साहब। जहां तक आपका अभी इफरात जी जो बात कर रही थी, मैं आपको याद, जो अनलॉफुल पे आप बात कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, आपको याद होगा एक बाप अपने बेटे की लाश मांगता था, डेड बॉडी मांगता था जी। और उसको उन्होंने, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे अनलॉफुल की, वो अट्रैक्ट नहीं, इन्वोक नहीं होता था, लेकिन उसको उसमें उन्होंने बुक किया। एक महिला पुलिस में थी, रात को कुछ सर्च हुए, उसने शी असेल्ड द कंडक्ट ऑफ द मैन इन यूनिफॉर्म, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे शी वाज बुक्ड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मेंबर पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर, उनके बेटे, ही टू इज अ लॉयर, हिलाल साहब उनका नाम है, उसने कोई स्पीच इलेक्शन में बोली तो उसमें उसको अनलॉफुल में बुक कर दिया। अब जहां तक आपका पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, माजी में बहुत धोखा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरी अपील सबसे है, आपको समझना चाहिए सारे लोग डरे हुए हैं, और लेकिन उसके बावजूद मुझे उनसे अपील है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी है, पीसी है, अपनी पार्टी है, जो भी कोई है, कि इन सबको मिलके, चाहे ये रूमर सही है या गलत है, उनको चाहिए 5 अगस्त के डिसीजन के बारे में भी, और अगर कुछ बचा भी है उसको बचाने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली यहां से जाना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ना बने, वो एक स्टेटसमैन बने, वाजपेयी जी की तरह उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। और मुझे लगता है वही एक रास्ता हमारे पास है। हमें ये, बिकॉज वी, माजिद साहब, बिकॉज वी आर द वर्स्ट लूजर्स। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर जो ये जो 5 अगस्त का जो डाका हुआ, अगर हम इसे रोक नहीं सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कल मसले कश्मीर हल भी होगा, लेकिन जो इससे लॉस हुआ होगा वो इर्रेपरेबल लॉस है, द लॉस विच कैन नॉट बी लेटर ऑन कॉम्पनसेटेड। तो इसलिए आपका ये कहना कि जो हो गया 370 लिया, 35 से लिया, आप उस पर बात मत करिए। अगर आप बात कर रहे हैं, दिस अमाउंट्स टू पॉलिटिकिंग। एक पॉलिटिकल जो भी बंदा होगा तो उसको तो पॉलिटिक्स करना है, लेकिन इन सब लोगों को चाहिए, आपसे मैं सहमत हूं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए, यहां पर कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लॉयर्स को एंगेज करने के साथ साथ
पॉलिटिकल लेवल पे भी दिल्ली के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ, और हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टीज है, ममता बनर्जी की हो, सपा हो, बसपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, इवन बीजेपी, उनसे संपर्क करना चाहिए। इन लोगों का अच्छा दिल्ली में रसूख है, मुझे लगता है उसे बरोकार लाके इनको कोशिश करनी चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से जो ये 5 अगस्त के फैसले के बाद यहाँ की डेमोग्राफिक जो हमारे जो एरोजन होगा, जो हमारी लैंड एक्सक्लूसिव हमारे लिए थी, जॉब्स, बाकी चीज, उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जी शुक्रिया। इफ्तिखार मिसगर साहब, क्या आपको लगता है साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के साथ जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लॉजिकली पॉसिबल। माजिद साहब, एक चीज मैं भूल गया, मैं ये जो 5 अगस्त का फैसला है, हम इसे अल्ट्रा वायरस वाइड एब इनिशियो मानते हैं, और जो भी एंसिलरी फैसले हुए, उसके बाद सब्सिक्वेंट फैसले हुए, वो भी हम नहीं मानते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे भी, अवामी सतह पे भी, और लीगली भी हम नहीं मानते हैं। तो इसलिए अगर आप वो इसी डिस्ट्रिक्ट को उधर मिलाए, इधर मिलाए, इसे जम्मू प्रदेश नाम दे, हिमाचल प्रदेश दे दे, उससे कोई भी जो इनको मटेरियल चेंज करनी थी वो इन्होंने 5 अगस्त को कर दी। जी बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट शायद जा रहे हैं जम्मू प्रोविंस के साथ? इनके इफ्तिखार मिसगर साहब के इसमें कोई प्रॉब्लम आई? इफ्रा, आप मुझे बताइए, आप एक लॉयर भी हैं, आपको किस चीज की पॉसिबिलिटी लग रही है? आप तो इतना इनको पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करती हैं, आपको पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? अफवाहें सही हैं? क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने तो, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, इन पे आप कान ना धरें। आपको क्या लग रहा है, क्या हकीकत है? देखिए, मैं पहली बात, मैं पॉलिटिशियंस को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं उस इंसान को सपोर्ट करती हूँ जो हमारे साथ इस टाइम बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। जिस दिन माजिद साहब आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ हमारी आइडेंटिटी के लिए, उस दिन मैं आपके लिए भी नारा एक लगाऊंगी। तो आप फिक्र मत कीजिए, फर्क है पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने का और उसको सपोर्ट करने का जो आज इस टाइम पे, इस घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। दूसरी बात, आपने कहा पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है। देखिए, अगर आपको इस टाइम पे स्टेट को बाइफरकेट करना होगा, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता है, यानी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कह सकते, ये आपके प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट नहीं कह सकते। ये प्रॉपरली एक पार्लियामेंट में इसको एक बिल ले जानी है और पार्लियामेंट में इस बिल को पास करना है, इवन दो आपको सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो आई डू नॉट सी द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग। लेकिन हाँ, हम लोगों ने साथ में ये रूमर्स भी सुने हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन, इनफैक्ट वो तो लेफ्टिनेंट जनरल, हमारे जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे नहीं पता हम उनकी बात पे किस हद तक भरोसा कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि हमारे स्टेट के सिटीजन्स का इस सरकार में काफी कम भरोसा है। लेकिन उन्होंने बोला साफ साफ कल टाइम्स नाउ पे या किसी और चैनल पे कि ऐसा कोई रूमर नहीं है। इनफैक्ट हम डिलिमिटेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद स्टेटहुड का प्रोसेस कर रहे हैं और प्रॉपर इलेक्शंस का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अगर ये इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे भी, जहां पे ये प्रॉपर लोगों को अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का मौका दें कि अगर किसी में कोई गलती है, किसी में कोई गुस्सा है, किसी में कोई कंप्लेंट है, एक डेमोक्रेसी में होती है, हर किसी का अपनी, एक डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक वोट और एक वॉइस। तो आपकी अगर एक वॉइस है, आप उसको सड़क पे आके ना लाएं, आप उसको पत्थर मार के ना उठाएं, आप उसको अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वोट देके आप अपनी वो वॉइस सामने रखें। अगर ये ऐसा करेंगे, इसमें ये भी जरूरी है कि जो हमारी डेमोक्रेसी में इतना इरोजन हुआ है, उस प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं ठीक किया जाए। देखिए, हेबियस कॉर्पस की एक पेटिशन होती है जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में एक इमीडिएट पेटिशन क्रिएट की जाती है, यानी अगर आपको किसी ने आज उठा के ले गए, मैं जाके कहूंगी कि माजिद हैदरी को उठा के ले दिया, मुझे बताइए माजिद हैदरी साहब कहाँ हैं। यह हेबियस कॉर्पस पेटिशन होती है। हमने देखा कि हमारे हाई कोर्ट ने पिछले 1 साल से 90% हेबियस कॉर्पस पेटिशंस तक नहीं उठाई है। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ एक इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हो, एक प्रॉपर स्टेटहुड हमको एटलीस्ट रिटर्न किया जाए और 370 भी हमको साथ में रिटर्न किया जाए। हम चाहते हैं डेमोक्रेसी का भी एक प्रोसेस क्लियर हो। हर किसी, अगर आप कोई बात करते हैं, आप पे यूएपीए ना लगे। अगर कोई बच्चा कोई बात करता है, उसको समझाया जाए, उस पर यूएपीए, उसका फ्यूचर बर्बाद ना किया जाए। ये जो तानाशाह सरकार है, जो ये घमंड है, एरोगेंस है,
इसको कम कीजिए। आप सिटीजन्स के साथ डील कर रहे हैं अपने देश के, आप किसी गैर मुल्क के सिटीजन्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं। तो यूएपीए के केसेस कम होने चाहिए, केसेस बंद ही होने चाहिए। आप प्रॉपर कन्विक्शन कीजिए इन लोगों का कोर्ट में, लेकिन ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स को पीछे लीजिए, आप इनको कम कीजिए, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, एक जुडिशरी को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, और प्रेस को साफ साफ बोलने दीजिए ताकि प्रेस जो है उनकी हैरेसमेंट कम हो, वो लोगों के मुद्दे उठा सके। तो बहुत सारा प्रोसेस है जिसको करना है। देखिए इफ्रा, यहाँ पे बस मैं आपको टोकूंगा। आपने कहा इलेक्शन करो जी, वोट डालने दो, ये करो, स्टेट छूट दो, ठीक है जी, मैं सब मानता हूँ। लेकिन जो आपने प्रेस की बात की ना, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, प्रेस पर किसी तरीके का, जो आपने कहा ना लोगों के मसाइल उठाने पे, किसी प्रेस पर कोई इस पे प्रेशर नहीं है कि आप करप्शन पे बात ना करो, आप लोगों के मसाइल ना उठाओ। नो, देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। प्रेस पीपल आई डू नॉट वांट टू गो देयर, आई डू नॉट वांट टू गो देयर माजिद। अब अगर हमारे अखबार वाले न्यूज़ पे बात करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है। आप बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है माजिद हैदरी जी, बट मैं आपको इंस्टेंसेस दे सकती हूँ जहाँ पे प्रेस के साथ, जहाँ पे प्रेस ने आके सामने कहा कि उनके साथ हैरेसमेंट हुई, किसी ने मारा, किसी ने यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन बुलाया, किसी ने एफआईआर लगा दिया। प्रेस को इजाजत है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ प्रेस को इजाजत है, एक अलग चीज होती है ना करप्शन पे बात करने की, वो तो है। अब कुछ मसाइल है वहां पे क्या होगा, और कुछ केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ केसेस नहीं है जहाँ पे के कोर्सिव एक्शन किया गया है प्रेस के खिलाफ, वैसे हैं। लेकिन हम कोई जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारी प्रेस पे कोई प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ केसेस हुए हैं। इफ्तिखार मिस्कर साहब, आप बड़ा वो कहते हैं ना, वो आप एक बड़े एक अंदाज में देख रहे थे। आप क्या बात बोल रहे हैं? आप हमारे देश के आज देखिए ना मीडिया का हाल क्या, आप क्या बोल रहे हैं? वो तो कोई भी समझ सकता है कि कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। आप पहले देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का अर्थ क्या है, मानिए क्या असल में। आप देखिए ना हमारा मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त। वो तो जैसे इफ्रा जी ने सही बताया, आप तो सिर्फ जो भी सवाल पूछते विपक्ष के बारे में वही सवाल कर रहा है। कोई भी कमजोरी अगर होगी तो वो तो सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या हैरेसमेंट खाली ये नहीं हुआ कि बस आपको हैरेस करे, लेकिन आप देखिए जो इम्पार्शियल मीडिया होना चाहिए ना, दैट इज समथिंग सोल ऑफ डेमोक्रेसी इन अ वेलफेयर स्टेट, इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, व्हिच इज मिसिंग राइट नाउ। वकील साहब, योर लॉर्डशिप, आप इस डिबेट को दोबारा से सुन लीजिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि प्रेस पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं, मैंने कहा अवामी मसाइल उठाने पर कोई प्रेशर नहीं है जम्मू कश्मीर जैसी जगह में। मैंने वो कहा, आप इस पे भाषण बाद में भी दे सकते हैं, मैं आपको ये भाषण वाली बात नहीं है। जिस कॉन्टेक्स्ट में इफ्रा जी ने बोला, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने फिर जवाब दिया, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं। अब आप यू टर्न ले रहे हैं। मैं यूटर्न नहीं ले रहा, डिबेट देख रहे हैं, वो नाज़रीन डिसाइड करेंगे किसने क्या कहा। और एक लास्ट पॉइंट बोलूंगी माजिद हैदरी जी, एक पॉइंट। ग्लोबल प्रेस इंडेक्स एक इंडेक्स आता है जहां पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है उनकी फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। जब से बीजेपी की सरकार हमारे देश में आई है, तो मैं चाहती हूं कि, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलूंगी, मैं चाहती हूं कि आप लोग ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की गिरती हुई रैंक को देखें, और फिर आप समझे कि क्या माजिद हैदरी सच बोल रहे हैं या इरफान हाफिज लोन साहब और इफ्रा जान सच बोल रही है। आप व्हाट्सएप नहीं देखिए, न्यूज नहीं देखिए, प्रॉपर गूगल कीजिए। मैडम, मेरी सिर्फ ये गुजारिश थी, बहुत बढ़िया। देखिए, मेरी सिर्फ आप दोनों से ये गुजारिश थी कि जो आपने बात की कि लोगों के मसले उठाने के लिए, उभारने के लिए यहाँ के लोकल प्रेस को सरकार के परमिशन की जरूरत है, वैसा नहीं है। आपकी डिबेट दोबारा से देख सकते हैं, किसने क्या कहा, सब लोग देखें। इफ्तिखार मिस्कर साहब, ये तो दोनों बिल्कुल आज एक मेजर ऑफेंसिव पे हैं। आप मुझे बताइए, आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि नाज़रीन भी जानना चाहते हैं पॉसिबिलिटी किस चीज की है। क्या साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस के साथ जा रहे हैं? क्या पॉसिबिलिटी आपको क्या लगती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। जहां तक जैसे हम एक्सपीरियंस है सरकार का, ये सरकार कभी भी कोई भी फैसला ले सकती है, और वो किस हद तक सही होगा, किस हद तक गलत होगा, उसमें वो स्केल ना इन्होंने यूज करी है, ना ये वो स्केल यूज करना चाहते हैं। तो एक जैसे मैंने पहले से ही आप एक पॉइंट रखा कि ये क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट आरएसएस के इसमें अड़क रहा है कहीं पे कि जो नहीं चाहते कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट रहे, और यहाँ से जो कानून कशीर का एजेंडा है, अगर उसको आगे
वे फॉरवर्ड किए गए क्योंकि ये फेल हो गए कश्मीरी पंडितों का सेटलमेंट करने में, उनको वापस लाने में फेल हो गई ये सरकार। तो एक पर्टिकुलर जो इनके सवालिया मार्ग बन गया है पूरी मुल्क में, तो उस सवालिया मार्ग को कहीं ना कहीं अगर ये दुरुस्त करना चाहेंगे तो कुछ भी ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी कल हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो वादे कर दिया कि कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों का यही सवाल है कि क्या कैसे विश्वास करें। इससे पहले भी जो गवर्नर साहब है उन्होंने भी कुछ बातें करी थी और फिर वो बात रही नहीं, उसके एवज में हमें कुछ और देखने को मिला। एक तो ये मौजूद था। दूसरा, मैंने उंगली उठाई थी बीच में, इसरा जान कुछ बात कर रही थी इरफान हफीज साहब की, इन दोनों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत है, इनका आगे पॉलिटिकल फ्यूचर है। किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट चाहिए, किसी को पीडीपी का मैंडेट चाहिए, किसी को कहीं से इलेक्शन लड़ना है। तो मुझे जो लगा इनके बातों से, ये कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जी को, उमर साहब को, बाकी साहब को खुश करना चाहते हैं, जबकि हकीकी मायनों में ये देखा जाए कि कौन सा साथ खड़े होंगे ना, मैं आपको भी खुश करूंगी। जी सुनिए ना, मैंने टोका नहीं, आप सुनिए फिर आप मुझे जवाब दे दीजिए। मैंने उंगली उठाई। जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, किस लीडर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा मुझे बताएं। कौन लीडर कल तक बंद था मुझे बताएं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है रशीद इंजीनियर को, पता ही नहीं किसी को कहाँ है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है उन लोगों को जो तिहाड़ में और सेंट्रल जेल में बंद है। सुनिए, नहीं मैंने इरफान साहब जाकर मुझे बात करने दीजिए। मुझे किसी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लगाया, मुझे आप बताएं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मैं बात जाऊंगा। अगर आप मुझे, आप लोगों ने 10-20 मिनट लिए, मैं निकलता हूँ। ठीक है, देखिए आप कश्मीरी लोगों के दुश्मन है, आप कश्मीरी लोगों के दुश्मन है, क्योंकि जिस तरीके से आप प्लीड कर रहे हैं इस केस को, आप कश्मीरी आम लोगों के दुश्मन है। क्या नवाज शरीफ में मीटिंग नहीं होती है? क्या महबूबा मुफ्ती जी के घर में मीटिंग नहीं होती है? कौन होता है इनको? कौन? अरे क्या बोल रही है आप, मुझे बताएं। आप उमर अब्दुल्ला साहब को गैस सिलेंडर देने के लिए रखा, हमने उसको गैस सिलेंडर देने के लिए आप कर रही है काम, अच्छा कर रही है। लोग आपको गवर्नर साहब ने भी अप्रिशिएट किया। सुनिए मेरी बात इब्रा जी, सुनिए मेरी बात इरफान साहब, उमर साहब को इस काम के लिए नहीं हमने रखा है। उमर साहब को बात करनी है कश्मीरी लोगों की, महबूबा मुफ्ती की बात करनी है, महबूबा मुफ्ती को कश्मीरी लोगों की बात करनी है। हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करिए। नहीं, आप तो बात करनी नहीं, मैंने सवाल ही नहीं किया आपके, अभी तो जवाब किन बात कर देंगे। पहले सुनिए ना, पूरा बोझ ले लीजिए, जितना आपने कहा उसका बोझ ले लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। आप उन लोगों को दिफा कर रहे हैं जो खाली अपनी कुर्सियों के पीछे है, जिनको खाली इख्तिदार चाहिए। ये कश्मीरी के हर एक छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि ये लोग इख्तिदार से जैसे हैं। आप लोग उस इख्तिदार का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप लोगों को नहीं, उन्हें मौका मिला बात करने का। आज एक साल उनको जेल से बाहर, जिसको वो सो कॉल्ड जेल बोलते हैं, जिसे वो बंद थे अपने घरों में ऐसे आराम में, आज उनको 1 साल हो गया वहां से रिलीज हुए। 1 साल से वो अपने दफ्तरों में मीटिंग कर रहे हैं। 1 साल से उनको मौका मिला, और क्या आप मुझे बोलते हैं कि आप फिर उन पर विश्वास करें? कहीं नहीं करेंगे भरोसा। मैं बीजेपी पे भरोसा कर सकता हूं, लेकिन अपनी रीजनल पार्टी पे भरोसा नहीं करूंगा। मुझे बीजेपी ने उतना नुकसान नहीं किया है जितना मुझे अपनी पार्टियों ने नुकसान किया है। जो यहाँ की पार्टियां, यहाँ की लीडरशिप है, जिनको मैंने आज तक बीजेपी को वोट नहीं किया है, लेकिन मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी को, कांग्रेस को वोट किया है। मैंने उस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ जिसने साउथ कश्मीर में इस्तीफा दे दिया मेरे 370 पे। जिस आईएएस अफसर के अकाउंट में मैंने पैसा डाला, वो आईएएस अफसर कहाँ है आज? क्या आज मुझे आप बोलेंगे कि मुझे फिर इनको आजमाना है? आपके अकाउंट में साहब इतना आप कब बोलेंगे कि मुझे भी पैसा दे दो, मैं आपके लिए बात करूंगी?
आपका ब्रेन निकालेंगे तो अपने नॉर्थ कश्मीर में सारे टिकाव है। ये ऑल पॉलिटिशियन का टिकाव। अगर बीजेपी कुछ कर रही है, बीजेपी अपने एजेंडा पे कर रही है, हमारे लोगों का एजेंडा कहाँ गया? अगर हमारे लोग आपको किसने जेल रखा अभी तक? आप कितने हर दिन आप टीवी पे आके हिंदुस्तान को कोसती है, हर दिन आप बीजेपी को कोसती है। आपके ऊपर कितनी बार यूपीए लगा, कितनी बारी लगा? मुझे बताए इरफान साहब, आप कब जेल थे? बताएं मुझे। माजिद हैदरी जी ने बहुत सारे इल्जाम लगाए। इन्होंने कहा इफ्रा जान आप पे यूएपीए क्यों नहीं लगा? क्योंकि ठीक है, आप पे यूएपीए क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपका, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इससे पहला वाला डिबेट देखें जहां यही इफ्तिकार मिसगर जी जो यहाँ पे बैठ के सबको बोल रहे हैं कि सबको बोलने की आजादी है, किसी पे यूएपीए नहीं लगा है, यही उस डिबेट में कह रहे हैं कि माजिद भाई आपको भी पता है हम लोग बात क्यों नहीं कर पाते हैं। आपका तब क्या मतलब था जब आप इसी माजिद साहब के डिबेट में कुछ 1 महीना पहले आप कहते हैं हमको पता है आप बात क्यों नहीं कर सकते हैं, हालात कैसे हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मैं हाफिज लोग आपने उमर अब्दुल्ला को दिफा किया, आपने महबूबा मुफ्ती को दिफा किया, आपका मुझे एक्सपोज करेंगे। आप तो आज एक्सपोज हो गई, आप तो एक्सपोज हो गई इफराज जी। आप उमर अब्दुल्ला क्यों दिफा कर रही है? आप उमर अब्दुल्ला को नहीं, आप उमर अब्दुल्ला को क्यों दिफा कर रही है? आप उमर अब्दुल्ला को क्यों दिफा कर रही है? मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं। कश्मीरी मुझे इलेक्शन नहीं लग रही, मुझे कोई सियासत नहीं करना, मेरा हक बनता है आपसे पूछा कि आप क्यों, किस लाइन पे आपने दिफा करा उमर अब्दुल्ला साहब का और महबूबा मुफ्ती साहब का? मेरी उनके साथ आपसे ज्यादा रिलेशन हो सकती है, मगर आपने कैसे दिफा किया मुझे समझा, बताए मत बताइए मुझे। नहीं, ये कहते हैं कि आप किस बात पे डिफेंड कर रही है? भाई इफ्तिकार मिसगर साहब, आप वही इंसान नहीं है जो पहले एनसी की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद पीडीपी की इलेक्शन लड़े थे। एनसी पे इलेक्शन लड़े, पीछे से बीजेपी मैंने छोड़ दिया। आप लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो आप हम लोगों को बताना चाहते हैं कि सभी बीजेपी का कौन सपोर्ट कर रहा है? गवर्नर किसको अप्रिशिएट कर रहा है? बीजेपी को कितना हाथ मुझे ना बताएं। बीजेपी से हमें यही तवक्का थी कि ये वो करेंगे। नेशनल काउंसिल से पीडीपी ने क्या किया? नेशनल का अरे क्या महबूबा जी ने बीजेपी को नहीं लाया यहाँ पे? मैं इलेक्शन कभी भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन एक्सपोज करूंगा आप लोगों को, हर एक को एक्सपोज करूंगा जो कश्मीरी आवाम के खिलाफ है, जो अपने हित के लिए, जिसको अपने इंटरेस्ट है, उनको एक्सपोज करूंगा, हर दिन एक्सपोज करूंगा। गवर्नर साहब आप एक्सपोज है, आप क्या एक्सपोज करेंगे? आप कहाँ किसके है? आप गवर्नर साहब ने तो मेरा आप अरे मैडम If you are representing people of Kashmir, then speak on the बीजेपी वाले को इससे तो बेटर है अरे जाइए आप सुनील बात्रा को मत बताइए। आप मुझे एक बार बताएं, या तो आप मुझे बताएं कि अगर आप एक्टिविस्ट आती है तो कश्मीरी की बात करिए, हमें उनका ना बताए जो एक पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें धोखा दिया है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें धोखा दिया है, उन पॉलिटिकल पार्टियों का आप सपोर्ट रखती है। जिन पॉलिटिकल पार्टी मैं क्यों करूंगा? मेरी मर्जी है, मैं किसको करूँ? मेरी मर्जी है, मैं किसको करूँ? देखिए, मैंने आप दोनों को प्लीज म्यूट कर दिया है। प्लीज, मेरी मजबूरी है मेरे आप लोगों को म्यूट करने की। एक बात कहूंगा, क्योंकि डिबेट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई आपकी लड़ाई में। हाँ इफ्तिखार साहब, मैं आज कहता हूं कि आज आपने इस डिबेट में बल्लेबाजी की, बहुत ही ब्रिलियंट बल्लेबाजी की। इन्होंने भी अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन एक बात इसमें से निकली आज की डिबेट में से, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उस शख्स ने कही जो आज मेरा इस डिबेट में मजाक बना रहा था, एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब। इनने कहा कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद अब होने के लायक रहा ही क्या कि अब क्या नया होगा। जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कश्मीर के लिए होनी थी, जो सबसे बड़ा डिसीजन लेना जाना था, वो 5 अगस्त 2019 को लिया गया। लेकिन अब सरकार ये क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रही कि जो डिप्लॉयमेंट वापस आ रही है कश्मीर में, डिप्लॉयमेंट वापस क्यों आ रही है? क्योंकि कश्मीर में एडिशनल डिप्लॉयमेंट थी।
तो कुल मिलाकर के बात यह सिर्फ बनती है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेकिंग न्यूज और नई तफसीरात के लिए सब्सक्राइब करें माजिद हैदरी का यूट्यूब चैनल, लाइक करें फेसबुक पेज, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स।